हाय, मैं हूँ स्मार्ट आई स्टडी। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही खास चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है 19वीं शताब्दी का यूरोप राजनीतिक तथा राष्ट्रवादी विचारों का संघर्ष। सो सब्सक्राइब में 19वीं सदी के यूरोप में ना एक बहुत बड़ा सवाल हवा में था कि भाई एक देश होता क्या है। क्या ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर किसी राजा का खानदानी हक चला आ रहा है, या फिर ये वो जगह है जहां एक जैसी भाषा और कल्चर वाले लोग रहते हैं और चाहते हैं कि उनका राज हो, खुद का राज। बस यही थी राजतंत्र और राष्ट्रवाद के बीच की एक जबरदस्त टक्कर। आज हम जिन देशों के बारे में जानते हैं सोचते हैं कि अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही होंगे, पर ऐसा नहीं है। इनके नक्शे ऐसे नहीं थे। तो सवाल उठता है, ये देश आखिर बने कैसे? इसका जवाब ना हमें 19वीं सदी के उसी तूफानी दौर में मिलेगा जब पुरानी सल्तनतें और एकदम नए नए विचार आपस में टकरा रहे थे। तो देखिए, उस वक्त का यूरोप दो सोच में बटा हुआ था। एक तरफ सदियों पुरानी राजशाही थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो भगवान की मर्जी है, डिवाइन राइट है। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया, एक जोशीला आइडिया उभर रहा था, राष्ट्रवाद का। ये आइडिया कहता था कि नहीं, जिन लोगों की भाषा एक है, कल्चर एक है, इतिहास एक है, उन्हें मिलकर अपना देश बनाना चाहिए। एक ऐसा देश जिस पर उनका अपना हक हो। लेकिन आप सोचिए, जैसे ही ये नया आइडिया फैलने लगा, यूरोप के पुराने राजा महाराजाओं के तो कान खड़े हो गए। उन्होंने कसम खा ली कि इस नई सोच को, इसे तो जड़ से उखाड़ फेंकना है। और बस इस नई क्रांति की लहर को कुचलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। तो इसकी शुरुआत होते हैं साल 1815 में, नेपोलियन की हार के ठीक बाद। यूरोप के जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली राजा और नेता थे, वो सब ऑस्ट्रिया के वियना में इकट्ठा हुए। और उनका मकसद बिल्कुल साफ था। उन्हें फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के फैलाए हुए इन नए आज़ादी वाले विचारों को मिटाना था, और पुराने राजघरानों को उन्हें वापस गद्दी पर बिठाना था। सीधी सी बात है, वो वक्त का पहिया पीछे घुमाना चाहते थे। और इस पूरी पुरानी व्यवस्था को बचाने की मुहिम का जो मास्टरमाइंड था, वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर क्लेमेंस वॉन मेटरनिख। ये शख्स राष्ट्रवाद और आज़ादी जैसे नए विचारों का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो इन्हें किसी भी कीमत पर हर हाल में रोकना चाहता था। मेटरनिख का प्लान एकदम क्लियर था। उसने पूरे यूरोप में एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका काम था राष्ट्रवाद के इस जिन को वापस बोतल में बंद करना। कैसे? पुराने राजाओं को उनकी गद्दी वापस दे दी गई, अखबारों और किताबों पर लगा दी गई सख्त सेंसरशिप, कुछ भी सरकार के खिलाफ नहीं छपेगा। और हाँ, किसी भी तरह के राष्ट्रवादी आंदोलन को बेरहमी से कुचलने के लिए बड़े बड़े देशों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, जिसे कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कहा गया। लेकिन मेटरनिख चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, राष्ट्रवाद का ये जो आइडिया था ना, वो एक चिंगारी की तरह लोगों के दिलों में सुलगता रहा। और आप जानते हैं, चिंगारी को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। जल्द ही यही चिंगारी पूरे यूरोप में विद्रोह की एक बड़ी आग बनकर भड़क उठी। तो देखिए, 1815 में वियना में जो सिस्टम बनाया गया था, उसमें पहली दरार पड़ी 1830 में। फ्रांस में एक और क्रांति हो गई। लेकिन असली धमाका तो होना अभी बाकी था। वो हुआ 1848 में। ये वो साल था जब लगा कि मानो पूरा का पूरा यूरोप ही क्रांति की आग में जल उठा है। 1848 में जो क्रांति की लहर उठी, वो फ्रांस से शुरू हुई, और देखते ही देखते जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली सब जगह फैल गई। हर तरफ आम लोग, स्टूडेंट्स, मजदूर सब पुरानी सत्ता के खिलाफ सड़कों पर थे। ये पहली बार था जब राष्ट्रवाद इतनी बड़ी एक सामूहिक ताकत बनकर सामने आया। हालांकि सच तो ये है कि सेना की ताकत के आगे ये क्रांतियां ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन इस नाकामी के बावजूद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई थी, मेटरनिख का ये पुराना सिस्टम अब और नहीं चलने वाला। बदलाव की नींव वो तो पड़ चुकी थी। अब 1848 की क्रांतियों की इस नाकामी ने सबको एक कड़वा सबक सिखाया। वो ये कि सिर्फ जोशीले भाषणों और नारों से देश नहीं बनते। इसके बाद राष्ट्रवाद ने एक बिल्कुल नया, और कह सकते हैं कि ज्यादा क्रूर रास्ता अपनाया। ये दौर था ब्लड एंड आयरन का, यानी रक्त और लोहे का। अब देशों का निर्माण बातचीत से नहीं, बल्कि जंग के मैदान में होना था। और इस नए बेरहम दौर का चेहरा था प्रशिया का चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क। उसकी एक बात सब कुछ साफ कर देती है। उसने कहा, आज के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से नहीं, बल्कि लोहे और खून से तय होंगे। मतलब साफ था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी को एक करने के लिए आदर्शवाद नहीं, बल्कि फौजी ताकत चाहिए। और बिस्मार्क ने एक माहिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चलनी शुरू कर दी।
उसने एक एक करके बड़े सोचे समझे तरीके से 3 लड़ाइयां लड़ी। पहली डेनमार्क के खिलाफ, दूसरी ऑस्ट्रिया के खिलाफ और तीसरी फ्रांस के खिलाफ। हर जंग का सिर्फ एक ही मकसद था, जर्मनी को एक करने के रास्ते में जो भी रुकावट है उसे हटाना। और हर बार बिस्मार्क कामयाब रहा। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ जर्मनी में हो रहा था। उसी दौरान थोड़ा दक्षिण में इटली भी एक राष्ट्र बनने की राह पर चल पड़ा था। वहां भी कवूर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने, जो इटली कई दशकों से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उसे एकजुट किया और आखिरकार एक देश का झंडा फहरा दिया। तो फिर इस पूरी सदी के संघर्षों, क्रांतियों और जंगों के बाद आखिरकार यूरोप कैसा दिख रहा था? नतीजा था एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसका नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। अगर हम 1815 के यूरोप को देखें तो वो बड़े बड़े साम्राज्यों और छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों का एक मिक्सचर सा था। लेकिन 1871 तक आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब यूरोप के बीचों बीच जर्मनी और इटली जैसे बड़े, शक्तिशाली और एकजुट देश खड़े थे। और इनके आने से यूरोप में पावर का जो बैलेंस था वो हमेशा के लिए बदल गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ 56 सालों के अंदर हुआ, 1815 से लेकर 1871 के बीच। इतिहास के पन्नों में ये तो बस एक पलक झपकने जैसा है, लेकिन इस एक पल ने यूरोप का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में राष्ट्रवाद जीत गया और आज के मॉडर्न देशों का जन्म हुआ। लेकिन क्या ये कहानी का अंत था, या फिर ये एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक चैप्टर की शुरुआत थी? एक ऐसा चैप्टर जहां ये नए और शक्तिशाली देश अब आपस में टकराने वाले थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें 20वीं सदी का इतिहास देता है।